फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, की हाल चाल। चलो जी, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली के सामने यहाँ पे सर आ चुका हूँ और आपका प्यार मुझे आज फिर यहाँ पे खींच के लेके आया। सर आज मेरा आने का था नहीं, क्योंकि यार मेरे को यह था कि चलो संडे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी गले में आराम आ नहीं रहा। बट मेरे को यह था कि यार चलो आधे घंटे की बात है, 40 मिनट की बात है कि बच्चे वेट कर रहे होते हैं मेरा। तो आपके लिए फिर मैं एक बार अपनी पूरी फैमिली के सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हमारा मॉक टेस्ट ये खत्म हो जाए, ताकि हमारे कम से कम 2 पेपर खत्म हो जाए। जून 15 का भी हमारा हो चुका है, दिसंबर 15 का आज हमारा खत्म हो जाएगा। और आपके जितने भी डाउट्स अभी कल के सेशन में है ना, सैटरडे वाले जो हैं, उसको मैं सोल्व करूंगा इस सेशन के बाद। ठीक है ना, मतलब डाउट जो हम लेंगे ना, पूरा एक पेपर खत्म होने के बाद फिर आपके जो डाउट्स होंगे ना, उसको मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैंने आपके लास्ट टाइम लिए थे, सेम आपके अगर अभी तक उन 35 क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स अगर आपके आए हैं, और ऐसे इन 35 क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स आपके आएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। जब मैं अगला पेपर कराऊंगा तो उससे पहले जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो डाउट्स मैं आपके यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है जी। अब मैं डे बाय डे देख रहा हूं कि बच्चे धीरे धीरे सेशन में कम होते जा रहे हैं। उसका रीजन मुझे एक ही लग रहा है कि उन बच्चों को मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको सारे करेक्ट आंसर पता है, या तो वो ये सोच रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो एग्जाम में कितना बड़ा नुकसान करके आएंगे। क्योंकि सर बिलीव मी, मैं आपको यहाँ पे डेली शाम को आके, मतलब डेली शाम को आके मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब मैं यहाँ पे आपको थाउजेंड्स क्वेश्चन करा सकता हूँ, 800 से ऊपर क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, अगर वो भी आप आधा घंटा नहीं दे सकते ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एग्जाम कैसे निकालोगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बच्चा ये बात कह रहा है रिवीजन क्लास हमने देख लेंगे, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैं आज लिख के दे रहा हूं कि बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के एग्जाम क्लियर नहीं होते जी। आप जितने मर्जी प्रोविजन पढ़ लो, जितनी मर्जी रिवीजन कर लो, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो मेरी पूरी फैमिली से सच्चे दिल से बस एक प्रार्थना है कि कम से कम अगर आप आधा घंटा इन्वेस्ट कर दोगे, मुझे नहीं लगता ये आधा घंटा वेस्ट है। सर अगर आधा घंटा वेस्ट होता तो सोच के बोलो, मेरा टाइम इतना फ्री नहीं है कि मैं अपना आधा घंटा वेस्ट करने के लिए आऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चे का अगर टाइम इस टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, और हम दोनों को अपना टाइम यूज करना है। तो अगर जो बच्चे भी सेशन नहीं अटेंड कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों अटेंड नहीं कर रहे, बट प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चाहे सेशन बाद में अटेंड करें, बट वो अटेंड जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। वो एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेंगे, वो सब बच्चे मुझे याद करेंगे कि भैया जो सेशन हम शाम को लगाते थे ना, कितना बेनिफिट हमें मिला था। बाकी सर लाइफ आपकी है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ, डेली आपको डांट सकता हूँ, एज ए भाई की तरह डांटता हूँ। कुछ कुछ बच्चों को मेरी डांट बुरी लगती है, कुछ को अच्छी लगती है, बाकी जैसा भी आपको लगता है सर वो आपके ऊपर है। मतलब मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरी फैमिली को एक बना के चलूं कि हाँ भाई आपने करना क्या। ठीक है जी। चलो, तो बाकी स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 19 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया उसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और टोटल हमने 70 क्वेश्चन पहले किए थे, 35 क्वेश्चन कल हमने किए। आज हमारे बैलेंस 35 खत्म हो जाएंगे, तो 2 पेपर हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे इनकम टैक्स के। ठीक है, आई होप आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। जब धीरे धीरे हमारे सेशन आगे पढ़ेंगे ना, आप मुझे थैंक यू दिल से भेजोगे कि सर वाकई हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। और प्लीज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो। सर मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, ये आपका प्यार ही आज मैं यहाँ पे आया हूँ सर। बिलीव नहीं, तो मेरे बोलने के हालात नहीं है इस टाइम की एनर्जी से मैं बोल पाऊं, बट मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा वेट करता होगा शाम को, तो मेरे को लगता है कि मेरी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा जी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे। जितने बच्चों के उसमें डाउट्स हैं, उसके डाउट्स आज हम डिस्कस नहीं करेंगे।
कल जब हमारा ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा उसके अगले सेशन में आपके डाउट्स मैं सारे ले लूंगा। तो आज के सेशन में जो भी डाउट्स होंगे वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज डाल देना। और आपसे दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले रिवीजन करना, फिर यहां पे आना। बिना रिवीजन क्या होगे तो आप मुझे भी गालियां निकालोगे और आपको लगेगा समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब जी सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार घर से पढ़े होंगे। जिन बच्चों ने पढ़े हैं उनको जल्दी समझ में आएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। इधर सुना ध्यान से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूंगा ना, ये क्वेश्चन हमारा है पीजीबीपी का और ये क्वेश्चन हमारा है सेट ऑफ के चैप्टर का। ये दोनों को ना इंटरलिंक करके क्वेश्चन बना हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हैं और इस पार्टनरशिप फर्म को 3 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है और 3 लाख रुपए के अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। फिर इस पार्टनरशिप फर्म में से 2 पार्टनर रिटायर हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो पार्टनरशिप फर्म ये बनी है, जो पार्टनरशिप फर्म ये बची है, मतलब जिसमें 2 पार्टनर बचे हैं, तो क्या ये फर्म अपने सारे के सारे लॉसेस और सारे के सारे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकती है? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो तुम्हारे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, उसको तुम खत्म कर दो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो तुम्हारे बिजनेस के लॉस होंगे, तो बिजनेस के लॉस जो होंगे ना, वो तभी आपके सेट ऑफ हो पाएंगे अगर सारे के सारे पार्टनर यहां पर हैं। अगर सारे के सारे पार्टनर यहां पर हैं तो प्लीज एक बात मुझे सोच के बताना, प्लीज एक बात मुझे सोच के बताओ। यहां पर लॉस कितना है जी? 3 लाख रुपए का लॉस है और 3 लाख रुपए का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अब देखो जितने आपके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उतने तो आपके सारे सेटअप हो जाएंगे, बट बिजनेस लॉस जो होंगे ना वो सारे नहीं होंगे, वो 1.5 लाख रुपए के होंगे। इट मींस जो 2 पार्टनर हमारे रिटायर हो चुके हैं उसके बिजनेस लॉस भी लैप्स हो जाएंगे। याद करो आपने पीजीपी का चैप्टर किया होगा, उसके अंदर मैंने क्लास के अंदर बताया था, जिन बच्चों ने कहीं से भी क्लास ली होगी उन्होंने भी पढ़ा होगा कि क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि भैया बिजनेस लॉस सिर्फ वही सेटअप होंगे जितने के अपने ओनर होंगे और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होंगे वो सारे के सारे सेटअप हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें ये देखना है कि भैया बिजनेस लॉस कितने हैं? 3 लाख रुपए के, तो वो तो हमें सेट ऑफ करने होंगे 1.5 लाख रुपए के बस, क्योंकि 2 पार्टनर रिटायर हो गए उनके हटा दो, और जो अनएब्जॉर्ब होंगे वो तो सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, देखो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये पूरे 3 लाख रुपए के हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो हैं पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। अगर नहीं याद आया तो मैंने पहले कराऊं 19 घंटे की रिवीजन क्लास के अंदर पीजीपी पहले रिवाइज कर लेना, फिर आप इस क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ जी। ये क्वेश्चन नंबर 37 है ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, ये न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए नहीं है। अब जितने बच्चे न्यू सिलेबस वाले देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जितने बच्चे ओल्ड वाले देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन हमारा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। याद करो जब ये वाला चैप्टर आपने क्लास में किया होगा ना, तो क्लास में टीचर ने बोला होगा इस चैप्टर में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 90 और एक सेक्शन 91। अब अगर इंडिया और दूसरी कंट्री का आपस में एग्रीमेंट होता है उस केस में रिलीफ कैसे मिलेगा? वो 90 में होता है। और अगर इंडिया का जिन कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है वहां बेनिफिट कैसे मिलेगा? वो सारी की सारी बातें 91 में आती हैं। तो ये क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि अगर दूसरी कंट्री से हमारा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो बेनिफिट हमें किस सेक्शन के अंदर मिलेगा? सेक्शन नंबर 91। बताओ गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा? बट हाँ, जिस बच्चे को सेक्शन नंबर ही नहीं पता तो भैया फ्री का फिर 1 नंबर चला गया आपका। तो मेरी पूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो हमें याद करने पड़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 10 या 15 दिन में जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी लिस्ट बना के मैं डाल दूं। कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कौन कौन से सेक्शन हमें याद करने हैं, कौन कौन से फॉर्म नंबर हमें याद करने हैं, तो आने वाले 10 या 15 दिन में सारी लिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो जी, रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ जी आईसीएसआई ने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। अब इसका आंसर चेंज हो चुका है। अब इसका आंसर नया आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। वो कह रहे हैं लिमिटेड कंपनी है, डिक्लेयर 20 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ऑन इट्स पेड अप कैपिटल 16 लाख रुपए, द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल बाय इट वुड बी। 20 लाख रुपए का डिविडेंड है, उस 20 लाख रुपए के डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना होगा वो ये पूछने जा रहे हैं। अब भैया ओल्ड रेट तो एप्लीकेबल होगा नहीं, जिनके एग्जाम जून 20 में है, दिसंबर 20 में है, मैंने पहले भी कहा था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसका इफेक्टिव रेट क्या है? 20.555। याद करो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई डिविडेंड सेक्शन 222 ई में कवर होता है
तो उसका इफेक्टिव रेट है 34.944। और अगर कोई डिविडेंड 222 वाला नहीं है, नॉर्मल डिविडेंड है, तो इफेक्टिव रेट उसका बनेगा 20.555। अब भैया ये क्वेश्चन जो है ये उसका 222 का तो है नहीं, ये नॉर्मल डिविडेंड है, तो इफेक्टिव रेट क्या बनेगा 20.555। तो डिविडेंड कितना है 20 लाख का, तो अगर 20 लाख का मैं 20.555% निकालूंगा तो आंसर आएगा 4.111। इतना सीडीटी कटेगा, ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चा कहता है सर ये 20.555 रेट कैसे निकलता है? याद करो नालायकों, अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि नॉर्मल सीडीटी का रेट होता है 15%, उसमें फिर 12% सरचार्ज भी है, 4% सेस भी है, फिर उसको ग्रोसिंग अप करोगे, ग्रोसिंग अप करने के बाद जो आपका रेट आएगा वो 20.555 आएगा, तो उसी रेट से आपका सीडीटी कटेगा। तो जिन बच्चों को ग्रोसिंग अप कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस वो इतना ध्यान दे कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीडीटी का, तो इफेक्टिव रेट आपको एप्लीकेबल करके आना है 20.555। तो जितना भी आपका डिविडेंड दिया होगा उसका 20.555 निकाल लेना, उससे आंसर मैच कर लेना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्लियर है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है जी, इसका भी आंसर गलत है, उसको हम सही करेंगे। आओ जी एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है क्या। वो कहना चाह रहे हैं कंपनी है, उस कंपनी की टोटल इनकम 20 लाख रुपए की है, और 20 लाख रुपए की टोटल इनकम है, तो वो कंपनी कह रही है 15 सितंबर तक मुझे कितना एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, बस ये बात बता दो। अब सोच के बोला, पहली बात तो क्या कंपनी एडवांस टैक्स पे करती है? यस पे करती है। और एडवांस टैक्स सारा एक साथ पे करेगी, इंस्टॉलमेंट 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 कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और जिन बच्चों ने लाइव सेशन मेरे डेली बेस पे अटेंड किए हैं, उसके अंदर मैंने एडवांस टैक्स भी रिवाइज करवाया था, अगर आपको ध्यान आता हो। 15 जून को हम पे करते हैं 15% की, 15 सितंबर को पे करते हैं 45, 15 दिसंबर 75, 15 मार्च पूरा 100%। उसने हमसे मांगा है कि 15 सितंबर को कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कई नालायक बच्चे पता क्या करते हैं, इस 20 लाख रुपए का 45% निकाल देंगे। सर ये 20 लाख रुपए टोटल इनकम है। अब पहले क्या करो, इस टोटल इनकम पे निकालो टैक्स, और टैक्स किस रेट से आएगा? 30%, क्योंकि कंपनी है। और अगर कंपनी की बात करूंगा, अगर टर्नओवर नहीं दी, तो मैंने पहले भी कहा था रेट एप्लीकेबल करेंगे 30%। तो अगर 20 लाख का 30% निकालूंगा, 6 लाख रुपए का टैक्स आ गया, प्लस में 4% सेस, कितना आ गया? 6,24,000 रुपए। तो अगर 6,24,000 रुपए का 45% निकालूंगा ना, तो 2,80,800 जो होगा, ये मेरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 15 सितंबर की, जो इसका आंसर आएगा। बच्चा कह रहा है इसमें तो दिया ही नहीं हुआ। सर ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। मैं आपको तभी डेली बेस पे कह रहा हूं कि अगर आपने आंसर गलत ही एनालाइज किए होंगे, आप एग्जाम में गलती करके आओगे। और मेरा सेशन लगाने का रीजन ही यही है कि डेली आपको आना और डेली बताना कि क्या क्या गलती है। और आप सर क्या समझ रहे हो, आपको लगता है कि सेशन हमारा आधे घंटे का है? इस आधे घंटे के सेशन के लिए ना पहले मुझे 1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है किस क्वेश्चन में गलती है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहां पे आधा घंटा आता हूं, बट बिलीव मी 1.5 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है, सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में कौन सा लो है, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। और जब यहां पे बच्चा नहीं पढ़ता ना, फिर दिल को दर्द होता है यार विवेक, मतलब इतना हार्डवर्क कर रहे हैं और बच्चा फिर भी कह रहा है कि जब उसको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बच्चा कह रहा है ये तो मिल ही रहा है, तो भैया ठीक है इसको हम बाद में देख लेंगे, और बाद कभी आती नहीं है। फिर बच्चा कहता है सर एग्जाम कैसे निकालें, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज करके करवा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं देखेगा ना, तो फिर कई बार दुख होता है सर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, सारे आंसर जो रिवाइज वाले लिखवा रहा हूं वो आपने लिखने भी हैं, क्योंकि अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का अगर टाइम लगेगा तो आपको पता हो कि इसके आंसर थे क्या। और ये बिल्कुल नए आंसर हैं, जून 20 के लिए, दिसंबर 20 के लिए, दोनों के लिए सेम आंसर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 20 लाख की इनकम है, 30% टैक्स आ गया, 6 लाख रुपए टैक्स आ गया, 4% सेस लगा, 6,24,000 रुपए टैक्स आ गया। अब अगर 6,24,000 रुपए 15 सितंबर को इंस्टॉलमेंट जाती है 45% की, तो 45 कितना बनेगा? 2,80,800 रुपए। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जो इसमें नहीं दिया हुआ, तो हमारा नया आंसर जो होगा वो ये वाला आंसर होगा। तो आज अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनता है ना, सेम क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर जो होगा वो आंसर हमारा ये वाला होगा। क्लियर है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। उसके बाद देखो जी, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234C इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड ऑन। इसका आंसर क्या बनेगा? रिटर्न इनकम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। याद करो 234C का जब आपने इंटरेस्ट निकाला होगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप एडवांस टैक्स पे करोगे, अगर वो एक्चुअल टैक्स के 15% से कम है, 45 से कम है, 75 से कम है, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1 महीने का इंटरेस्ट लगता है। और जो एक्चुअल इनकम होती है वो कौन सी होती है? जो हम रिटर्न में शो करते हैं। तो वो वही तो मांग रहा है
कि जब भी आप 234C का इंटरेस्ट निकालते हो तो जिससे कंपैरिजन करते हो वो इनकम कौन सी होती है, वो इनकम रिटर्न इनकम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो इनकम हम अपनी रिटर्न में शो करते हैं उस इनकम से कंपैरिजन करते हैं कि हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका बी है, इसको सही कर लेना। उसके बाद जी अगेन क्वेश्चन नंबर 41 ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस। ये न्यू के लिए नहीं है, जो क्वेश्चन ओल्ड वालों के लिए मैंने साइड में लिखे हुए हैं तो वो ओल्ड वाले देखेंगे, न्यू वाले नहीं देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन दोनों के लिए होंगे जी। अब यहां पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग का, उस ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में जो सीए की रिपोर्ट आप लेते हो उस सीए की रिपोर्ट को जमा कब तक करवाना है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि रिटर्न फाइल करने की 3 डेट होती है, 31 जुलाई, 30 सितंबर और आपकी 30 नवंबर। अब 31 जुलाई नॉर्मल के लिए, 30 सितंबर जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है या कंपनी के लिए, और 30 नवंबर जो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट फाइल करते हैं उनके लिए कौन सी होती है, 30 नवंबर होती है। तो उसने मुझसे मांगा ही कौन सा है, उसने मुझसे मांगा है ट्रांसफर प्राइसिंग की जो रिपोर्ट है 92E में, वो कब फाइल करनी होती है, 30 नवंबर। तो आंसर बनेगा 30 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस नॉट फॉर न्यू सिलेबस। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 42 है एडवांस रूलिंग का। ये भी ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एडवांस रूलिंग, एक चैप्टर आपका ओल्ड सिलेबस के अंदर। वो कह रहे हैं एडवांस रूलिंग एक अथॉरिटी होती है जो एडवांस में ही डिसाइड कर देती है कि हमारा क्या होगा। एडवांस रूलिंग में किस किस केस में आप नहीं जा सकते। याद करो अपने क्लास में क्या होगा कि अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन है उस केस के लिए नहीं जा पाऊंगा, अगर मेरा केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो भी नहीं जा पाऊंगा, और अगर टैक्स अवॉइडेंस वाले केस होंगे तो भी नहीं जा पाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस थे, ये न्यू सिलेबस के लिए नहीं थे। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी, ए रिटर्न ऑफ इनकम व्हेन नोटिफाइड एज डिफेक्टिव हैज टू बी रेक्टिफाइड। अगर एक रिटर्न डिफेक्टिव हो चुकी है, ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है, रिटर्न ऑफ इनकम का। सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 139(9). इसमें क्या है, डिफेक्टिव रिटर्न। याद करो इस सेक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रिटर्न डिफेक्टिव होती है तो डिफेक्ट सही करने के लिए 15 दिन आपको मिलते हैं। तो 15 दिन में डिफेक्ट सही करना होता है, वो मुझसे वही कह रहा है कितने दिन में डिफेक्ट सही करना होता है, विद इन 15 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सेक्शन 139(9) आपकी बुक में दिया होगा, अब अगर जाके चेक करोगे वहां पे लिखोगा 15 दिन में आपको डिफेक्ट सही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 43 आपका है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की उस केस में कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अब इसमें जो आंसर दिए हैं ये आंसर गलत हैं, अब इसके आंसर चेंज हो चुके हैं। याद करो जिन जिन बच्चों ने चैप्टर किया होगा रिटर्न ऑफ इनकम का, उसमें एक पेनल्टी वाला सेक्शन किया होगा। उसके अंदर याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो आप अगर रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो पेनल्टी आपके ऊपर लगती है 1,000 रुपए तक। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए। और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, रिटर्न फाइल कर दो 31 दिसंबर के बाद बट 31 मार्च से पहले, तो पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए। तो 3 पेनल्टी मैंने क्लास में बताई थी, 1,000 रुपए और 5,000 रुपए और 10,000 रुपए। वो डिपेंड करता है मेरी टोटल इनकम कितनी है। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको ये दिया होगा एक पर्सन की टोटल इनकम इतनी है, उसने रिटर्न लेट फाइल की है और उसने फाइल इस दिन की है, उसके बेस पे ही बता पाएंगे पेनल्टी कितनी है। देखो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया भी है, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो कि अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आप रिटर्न 31 मार्च तक अगर कभी भी फाइल कर दोगे ना तो आपको 1,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी बस। बट अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए। बट अगर 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल की और 31 मार्च से पहले फाइल कर दी तो पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए। तो 3 पेनल्टी अब आपकी निकल के आ रही हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और आपने रिटर्न कब फाइल की है। अब बच्चा कह रहे हैं सर फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को रिवाइज किया जाएगा। इस क्वेश्चन में टोटल इनकम बताई जाएगी और रिटर्न फाइल कब किया वो बताई जाएगी, उसके बेस पे ही डिसाइड होगा पेनल्टी कितनी है। अब वो पुराना जमाना खत्म हो गया, जब लो पुराना था उसमें गवर्नमेंट लिखती थी भैया जब भी फाइल करोगे इतनी पेनल्टी बस लगेगी।
तो भैया यहां पर अब क्रॉस बनेगा। अब ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, अब जो नया सेक्शन है वो ये वाला है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो आपको जो नया लो पढ़ के जाना है वो ये वाला पढ़ के जाना है। ये अपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, पेनल्टी 3 तरह की होती है, 1000, 5000, 10,000। अब क्वेश्चन इसके अंदर से बनेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर हमारा वेल्थ टैक्स का है। वेल्थ टैक्स तो हमारा खत्म ही हो चुका है, तो अगर वेल्थ टैक्स हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, HSK and LLP had taken Keyman insurance policy on the life of its managing partner. The policy got matured 13 September 19 and amount 75 lakh was paid by the insurer to the managing director. The amount so received by the maturity on the policy by the managing director fully taxable होगा जी। याद करो मैंने कहा था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट अलग करते हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट अलग करते हैं। अब जितने बच्चे इस टाइम सेशन देख रहे होंगे ना, उनको अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, जब हमने पीजीपी का चैप्टर किया था, जिन बच्चों का भी चल रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिन बच्चों का हो चुका है, याद करो मैंने कहा था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ना, उसका ट्रीटमेंट 3 हेड के अंदर होता है। या तो ट्रीटमेंट करते हैं सैलरी में अगर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाला केस होता है, या ट्रीटमेंट करते हैं पीजीपी के अंदर अगर बिजनेस के ड्यूरिंग होता है, या ट्रीटमेंट करते हैं अदर सोर्स में। इन तीनों में ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट सेम ही होता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फुली टैक्सेबल होती है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि लोग प्लानिंग करते थे, लोग इवेजन करते थे, तो बस सारी प्लानिंग गवर्नमेंट ने खत्म कर दी और गवर्नमेंट ने क्या लॉ बना दिया कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जब भी मिलेगा फुली टैक्सेबल होगा, इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट मत करना। तो देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है, सेक्शन 1010D किसका है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है। तो भैया कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि बच्चा ये काम करके आए। तो भैया हमें पता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर क्वेश्चन में दिया होगा फुली टैक्सेबल करेंगे, उस केस में इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मत मानना, बस ये बात ध्यान दो। तो आंसर बनेगा 75 लाख टैक्सेबल, ये बाहर आंसर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 47, रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, चैरिटेबल ट्रस्ट का है। रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट हैज सोल्ड ए कैपिटल एसेट कोस्टिंग 70,000 ऑन 13 जून 19 फॉर रुपीज 1,50,000। मतलब 1,50,000 रुपए की एसेट बेची है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 70,000 रुपए की है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो कह रहे हैं इट परचेज न्यू एसेट ऑन 1 जुलाई 19 1,20,000 रुपए। The amount taxable as capital gain for Ramji Charitable Trust in assessment year 2021। चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी वो आपको बताना है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, जिन जिन बच्चों ने चैरिटेबल ट्रस्ट वाला चैप्टर किया हुआ है उसमें एक सेक्शन है 11(1) कैपिटल ए, 11(1) कैपिटल ए। उसमें लिखा हुआ है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कभी भी अपनी एसेट बेचेगा, उसकी एसेट बेचने पर जो भी कैपिटल गेन आएगा ना, हम ये सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर सकते हैं अगर उसने पैसे से क्या कर ली, फर्दर न्यू एसेट परचेज कर ली चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर ये पूरा का पूरा 80,000 जो मेरा गेन आया क्या ये सारा एग्जम्प्ट होगा? गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहती है इसमें से कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा वो डिपेंड करता है कि जो तूने नई एसेट परचेज की है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब नई एसेट मैंने कितने की परचेज की है, 1,20,000 रुपए की, तो मुझे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी इसमें से? तो गवर्नमेंट बोलती है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 1,20,000 माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। जो तूने ओल्ड एसेट बेची उसकी कॉस्ट कितनी है, 70 थी, तो एक 20 में से 70 माइनस करके जो तेरा बैलेंस बना 50,000 रुपए, इतना तेरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। बच्चा कह रहा है सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा और ये चैप्टर हमने क्लास में किया भी नहीं था और ये चैप्टर हमें समझ में भी नहीं आया था, तो अब हम क्या करें? अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, एक सेशन मिस करके आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आने वाले सेशन मिस करके आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की रिवीजन करा दूंगा। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर चैरिटेबल ट्रस्ट हमें नहीं आता या चैरिटेबल ट्रस्ट आपको समझ में नहीं आया था, तो आप मुझे डाल देना। मैं आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की आने वाले सेशन में 40 से 45 मिनट पूरा रिवाइज करा दूंगा, ताकि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट में क्वेश्चन कहीं से बन जाए तो मेरी फैमिली का बच्चा गलत ना करके आए। ठीक है जी, बट इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जिन जिन बच्चों ने चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ा होगा उनको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने क्लासेस में किया होगा कि जब भी ट्रस्ट अपनी एसेट सेल करता है, उसकी सेल पर जो भी गेन आता है उस गेन को एग्जम्प्ट करते हैं, सारा नहीं, कितना एग्जम्प्ट करते हैं, जितनी आपकी नई एसेट की कॉस्ट होती है उसमें से जो ओल्ड एसेट की कॉस्ट होती है
उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है इतना हम कैपिटल गेन एग्जाम करते हैं बैलेंस टैक्सेबल। अब देखो नई एसेट मेरी एक 20 की है, पुरानी एसेट मेरी 70 की है, तो बैलेंस क्या बराबर 50,000 पे, तो 80,000 में से 50,000 मेरा एग्जाम हो गया, ये बैलेंस 30,000 पे टैक्सेबल हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा ना दैट इज 30,000, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है ना वो इस तरह से बनता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट अगर आपने चैप्टर ही नहीं किया या चैप्टर ही समझ में नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल बन जाता है। और आप टेंशन मतलब आपका भाई बैठा है सर, आपका भाई बैठा, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो खत्म होने के बाद कि सर हमें चैरिटेबल ट्रस्ट के चैप्टर में दिक्कत है, कोशिश करूंगा आने वाले सेशन में आधा घंटा लगा के आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करा दूं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लेना, फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं जब चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ना उसमें जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन है सैलरी का, अगला क्वेश्चन सैलरी का है जी। देखो ये क्या कह रहे हैं, पंकज ज्वाइन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 15 इन द ग्रेड, ग्रेड बेस सैलरी क्या है जी, ग्रेड बेस सैलरी मैंने कहा था ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ग्रेड बेस सैलरी क्वेश्चन आ गया, 15,000, 1,000, 18,000, 2,000, 26,000, मतलब ज्वाइनिंग सैलरी 15,000, हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा 1,000 रुपए का। कहां तक इंक्रीमेंट मिलेगा, जब तक सैलरी 18 नहीं होगी। फिर इंक्रीमेंट मिलेगा 2,000 रुपए का। कहां तक इंक्रीमेंट मिलेगा, जब तक सैलरी 26 नहीं होगी। और मुझे सैलरी निकालनी है 31 मार्च 20 की, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। तो बताओ मैं क्या करूंगा, पहले 1 4 15, मतलब 15-16 में सैलरी 15,000, फिर अगले साल में 16,000, अगले साल में 17,000, फिर मेरी सैलरी 18,000, और जहां मेरी 18 होगी फिर इंक्रीमेंट मिलेगा 2,000 का। तो 1920 में मेरी सैलरी कितनी बनेगी, 20,000। उसने मांगी भी किसकी है, 1920 की, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000 पे ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन के अंदर है क्या। और जो बच्चा कहता है ना ग्रेड बेस सैलरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ग्रेड बेस सैलरी में कुछ भी नहीं है। याद करो मैंने क्लास के अंदर काफी सारे लेक्चर लगाए थे इस पॉइंट को समझाने के लिए कि जब भी आपके एग्जाम में ग्रेड बेस सैलरी वाला क्वेश्चन बनेगा, आपका सबसे पहला काम यह होगा कि जहां से मेरी ज्वाइनिंग है वहां से लेके जिस साल की मुझे सैलरी निकालनी है वहां तक आ जाओ, और फिर जिस साल की सैलरी निकालनी है उस साल मेरी कितनी सैलरी आ रही है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपकी सैलरी आ जाएगी। और अगर ज्वाइनिंग बीच में होगी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हमने डिस्कस किया था, बट यहां पे ज्वाइनिंग बीच में नहीं है, यहां ज्वाइनिंग कब है, 1 अप्रैल को है। तो अगर ज्वाइनिंग मेरी 1 अप्रैल को है तो उसके बेस पे कैलकुलेशन देखो ऐसे होगी कि पहले सैलरी 15, 16, 17, 18, फिर इंक्रीमेंट 2,000 का, फिर हो गई 20,000। तो भैया अगर 20,000 मेरी सैलरी है 1920 में, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000 पे आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। क्लियर है जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ जी फटाफट से। रमेश लेट आउट हिज हाउस ऑन 1 अप्रैल 19 ऑन रेंट है 15,000 पर मंथ, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है 13,500 और 16,000 पे। अब पहली बात तो एफआरवी और एमवी हायर क्या बनेगा 16,000। ठीक है जी, अब ये मेरा ईआर आ गया क्योंकि एसआर मुझे दिया नहीं है, ईआर मींस एक्सपेक्टेड रेंट, और एआर मेरा कितना है, एआर मेरा 15,000 है। तो भैया अगर एआर मेरा कम है, वैकेंसी की कोई बात ही नहीं है, तो इट मींस इस केस में जीएबी कितना बन जाएगा, जीएबी मेरा बन जाएगा 16,000। तो अगर जीएबी मेरा 16,000 बनेगा तो 16,000 मल्टीप्लाई 12, ये मेरी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई। वो कह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 12,000 रुपए के, तो अगर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा 12,000 रुपए की तो मेरी एनएवी आ गई। एनएवी के अंदर से अगर 30% माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी 1,26,000 पे, ये आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है सर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपने किया क्या, क्वेश्चन में सबसे पहले अपने जीएबी निकाली है। जीएबी कैसे निकाली, इस क्वेश्चन में एआर दिया हुआ है 15,000, उसके बाद आपको एमवी दी हुई है 13,500, एफआरवी दिया हुआ है आपको 16,000, तो इनमें से हायर 16 बन गया, और मुझे एसआर दिया नहीं हुआ, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, ईआर बन जाएगा। और एआर मेरा 15 है, तो भैया एआर मेरा कम है, तो मैंने कहा था अगर एआर कम आएगा वैकेंसी की वजह से तो फिर एआर जीएबी बन जाता है, बट वैकेंसी क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो अगर वैकेंसी कहीं भी नहीं है तो जीएबी क्या बन जाएगा, ईआर। और ईआर मेरा कितना है 16,000, तो 16,000 मल्टीप्लाई 12 माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आ गया, उसको 30% माइनस करके 70% अगर निकालोगे तो 126, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो आंसर जो बनेगा दैट इज 126, ये आपका सही आंसर बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी, मिस्टर सितारा इज इन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ऑफ मिस्टर सितारा। याद करो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है अदर सोर्स के अंदर,
कितनी मिलती है? जितनी आपकी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। अब सोच के बोला मेरी फैमिली पेंशन कितनी है? 1,80,000 रुपए की आ रही है, क्योंकि अगर 15,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12, 1,80,000। अब अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा और 15,000, तो लेस मेरा क्या बनेगा? 15,000 ही बनेगा ना। तो 15,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, तो 180 में से अगर 15,000 माइनस करूंगा तो 1,65,000 पे ये पेंशन मेरी टैक्सेबल आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यहां पे ना आंसर दिया हुआ 65,000 पे, उसको सही कर लेना, 165 आएगा वो। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज 165। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा। सर यहां पे फैमिली पेंशन 1,80,000 रुपए की है। अब मैंने कहा था फैमिली पेंशन मिलती है, डिडक्शन कितनी मिलती है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। इसका 1/3 आएगा 60,000 और 15,000 लेस क्या बनेगा? 15,000। तो 180 में से अगर 15,000 माइनस करूंगा तो 165 की पेंशन जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्स में। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 165। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके उसमें दिया होगा 65, उसको सही कर लेना, वो 165 आएगा, आंसर 165 बनेगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, रोहित एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वर्किंग इन अकाउंट्स एंड ऑफिसर इन राज प्राइवेट लिमिटेड, सैलरी 20,000 पर मंथ है। ही गोट मैरिड टू मिस पूजा हुज होल्ड 25% शेयर इन कंपनी। अब उसकी वाइफ का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या हस्बैंड की सैलरी वाइफ में क्लब होगी? नहीं होगी? नहीं होगी सर। कई बच्चे कह रहे हैं नालायक क्लब हो जाएगी। क्लब क्यों हो जाएगी? या तो मैंने कहा था कि अगर कोई स्पाउस के पास स्किल है, टैलेंट है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उस केस में क्लब नहीं होता। तो यहाँ पे हस्बैंड क्या है? सीए। और अगर हस्बैंड सीए है तो जो भी सैलरी मिल रही है उसके डिग्री की वजह से मिल रही है, तो उस केस में कोई भी सैलरी क्लब नहीं होगी। तो उसने मुझसे मांगा ही क्या था? वट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सैलरी पेड टू रोहित बाय द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ मिसेस पूजा, नो अमाउंट टू बी क्लब। कोई अमाउंट क्लब नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा उसके हस्बैंड को मिल रहा है उसके स्किल की वजह से मिल रहा है, और अगर पैसा स्किल की वजह से मिलेगा उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो आंसर सी जो होगा दैट इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगर यहां पे स्किल ना होती, अगर यहां पे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं कहा होता, फिर हस्बैंड की इनकम वाइफ में क्लब हो जाती। बट यहां पे उसने साफ साफ बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एज्यूम करके चलो ये पैसा उसका है, तो उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो जी। एन इंडिविजुअल मेड इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम अप्रूव अंडर 80C 80CCD 2,50,000 एंड 1 लाख। लो जी, अब पैसा इन्वेस्ट किया 80C में 2.5 लाख रुपए, 80CCD में 1 लाख रुपए। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, एक सेक्शन आपने किया होगा क्लास में 80CCE कि सबको मिला के जो डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है? मैक्सिमम 1.5 लाख तक की मिलती है। तो भैया डिडक्शन जो आपको मिलेगी ना मैक्सिमम, वो कितने की मिलेगी? बस 1.5 लाख की मिलेगी। आपने इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी मर्जी की हो, हाईएस्ट डिडक्शन जो मिलेगी वो 1.5 लाख की मिलेगी। आंसर जो हमारा सी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं रघु के फादर डिपेंडेंट हैं, उसके ऊपर सफरिंग 90% फ्रॉम डिसेबिलिटी। रघु हैज इंकर्ड एन अमाउंट 70 to 500 इन द मेंटेनिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट हिज फादर, द डिडक्शन ही कैन क्लेम इन इनकम टैक्स रिटर्न। याद करो, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन 80% से कम डिसेबल है तो 75, 80% से ज्यादा डिसेबल है तो 1,25,000। यहां पर डिसेबल कितना है? 90%, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 125। यहां पे आंसर गलत दिया हुआ है। हाँ, अगर आप नन ऑफ द अबव बोलोगे तो आप उसको सही बोल सकते हो, बट ये क्वेश्चन पुराना है। उस टाइम लिमिट ना 1 लाख रुपए होती थी, तो इसमें आपके आईसीएससी वालों ने ना इसका आंसर दिया हुआ है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए पुराना है। अब इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज 125। बस ये पर ध्यान देना। तो अगर ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के अंदर बनता है तो इसका आंसर क्या बनेगा? 125 बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, उसके बाद जी, फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज जनरल पार्टनरशिप। सर ऑब्वियस बात है, सोल प्रोप्राइटर तो है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, पब्लिक कंपनी भी नहीं है, तो क्या है? जनरल पार्टनरशिप फर्म है। मैंने कहा था ना पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तो बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। मतलब कह रहे हैं एलएलपी को क्या ट्रीट करते हैं? पार्टनरशिप फर्म ट्रीट करते हैं। बात ही खत्म हो गई। उसके बाद जी, अच्छा ये क्वेश्चन यहां से काट देना, ये क्वेश्चन काट देना आप, ये प्रोविजन यहां से हटा दो जी। ठीक है जी, ये प्रोविजन यहां से हटा दो, अब ये पुराना है, अब इसकी कोई रेलिवेंसी अभी नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट व्हेन एट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑपरेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू द फॉलोइंग टैक्सेबल इन इंडिया। वो कह रहे हैं एनआर की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? तो यह प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये भी इनकम टैक्सेबल होती है। टेक्निकल सर्विस, ये भी। रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सारी इनकम टैक्सेबल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात, अगर प्रॉफिट बिजनेस बिजनेस इंडिया में है तो वही टैक्सेबल होगा। फीस, रॉयल्टी, याद करो सेक्शन नंबर 9,
आपको अगर ध्यान हो रहा, पॉइंट नंबर 6, 7, 8 एक डायग्राम मैंने आपको बनवाया था कि ये भी इनकम टैक्सेबल है, और अगर हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, उसको वहां से इनकम आ रही है, तो भी तो टैक्सेबल होगी। तो एनआर के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट द बिजनेस ऑपरेशन इन एयरक्राफ्ट, याद आ रहा है एक सेशन जो भी हमने किया था उसमें शिपिंग कंपनी वाला था। तो शिपिंग कंपनी वाले केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रेट क्या था? 7.5%। और ये कौन सी प्रिजम्पटिव है? एयरक्राफ्ट वाले केस में रेट कितना होगा? 5%। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपकी पीजीबीपी के अंदर थी, 44B, 44 बेबी, 44 बीबियां, 44 ट्रिपल बेबी, ये सारे वो सेक्शन है। याद करो मैंने आपको एक बुक में टेबल में दिए थे, जिन बच्चों ने अब पहले किए होंगे, रिवीजन अच्छे से की होगी ना, तो उसमें सेम 7.5% शिपिंग वाले केस में, 5% एयरक्राफ्ट वाले केस में। तो उसने क्वेश्चन पूछा कौन सा है? एयरक्राफ्ट वाला। तो आंसर क्या बनेगा? 5%। ठीक है जी। उसके बाद जी लॉटरी वाले केस में, हाँ जी लॉटरी वाले केस में टीडीएस क्रेडिट कितना होता है? लॉटरी वाले केस में टीडीएस कितना करता है फटाफट से बताओ। लॉटरी वाले केस में टीडीएस क्रेडिट क्या है? 30% और प्लस में 4% सेस। हाँ जी 4% सेस टीडीएस पे लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नालायको याद करो, टीडीएस की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। और आपको मैंने पहले भी कहा था टीडीएस में सेस ऐड होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है पेमेंट कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। अब जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए ना, वो डेली जो मेरा सेशन लाइव सेशन अभी हो रहे थे उसमें टीडीएस जब मैंने रिवाइज करवाया था, इट मींस आपने देखा नहीं था। आपको मैंने कहा भी था सैलरी वाले केस में सेस ऐड करना, अदर देन सैलरी वाले केस में सेस ऐड मत करना। तो लॉटरी की इनकम में सेस ऐड नहीं होगा, तो टीडीएस जो कटेगा वो किससे कटेगा? 30% से कटेगा बस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब ये 30.9 गलत हो गया, 3% सेस था ना पहले, अब तो 4% हो गया, तो 30 प्लस में 4%, तो ये अभी आएगा 31.20। बट हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर कितना? 30% है। उसके बाद जी अगर आपने पेमेंट सही टाइम पर नहीं की, याद करो अगर आपने टीडीएस सही टाइम पर पे नहीं किया, अगर आपने पेमेंट सही टाइम पर नहीं की, तो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। उसके बाद जी वो कहना चाह रहे हैं असेसिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट किसी पर्सन की प्रीमाइसिस में कब जा सकता है? सोच के बोलना, किसी भी टाइम। अगर डिपार्टमेंट मेरे घर आना चाहता है तो क्या किसी भी टाइम आ जाएगा? नहीं, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। आफ्टर सनराइज, ये आप सब जानते हो बिजनेस आवर्स के अंदर, तो बिजनेस आवर्स होते हैं उसमें ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद अगर मुझे अपील करनी है सीआईटी में, सोच समझ के बोलना, अगर अपील करनी है सीआईटी में तो फॉर्म नंबर क्या था सीआईटी में अपील करने का? 35, आईटीएटी में 36, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेमोरेंडम होते हैं। तो देखो उसने बोला सीआईटी अपील में फॉर्म नंबर क्या है? फॉर्म नंबर 35 होगा, ये हमारा फॉर्म नंबर आएगा। कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, कहां कहां पैन मैंडेटरी है जी? अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 लाख उससे ऊपर है, पैन मैंडेटरी है। 50,000 से ऊपर पोस्ट डिपोजिट है, पैन मैंडेटरी है। डिपोजिट ऑफ कैश एग्रीगेट 40,000, यहां पैन जरूरी नहीं है, यहां पे लिमिट 50,000 रुपए की है। तो उसने क्या बोला? 40,000 रुपए की। तो उसने क्या बोला? कहां कहां पैन मैंडेटरी है? तो फर्स्ट में है, सेकंड में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी 1 लाख से ऊपर है, यहां पैन मैंडेटरी है। तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि जहां आप कैश जमा कराओगे 40,000 पे, मतलब 50,000 से कम, उस केस में पैन जमा कराना जरूरी नहीं होता, पैन 50,000 से ऊपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1, 2 और 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जी अगला पॉइंट यहां पे देखो जी, XYZ Limited filing the return of income assessment year 1920 on 1st Feb 20 the return was selected for scrutiny assessment under section 143(3). The assessing officer is required to serve upon the assessee notice 143(2). याद करो असेसमेंट जो होती है 143(3) की जो असेसमेंट होती है, जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस में है उनको पता होगा जी। अब इस असेसमेंट के लिए जो नोटिस आता है, सॉरी, जो इस असेसमेंट के लिए नोटिस आता है वो 143(2) में आता है। और नोटिस कब तक आता है? 6 महीने के अंदर आता है। और 6 महीने कहां से? असेसमेंट ईयर के एंड से। अब सोच के बोलना, हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 1920, तो ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 20 को। तो इस साल की असेसमेंट अगर करनी है, इसका नोटिस कहां तक आएगा? यहां से आप 6 महीने काउंट कर लो।
तो यहां से 6 महीने काउंट करूंगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैं दोबारा बोलूंगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 2020 तक आपका नोटिस आ जाना चाहिए। ये आपका चैप्टर ओल्ड सिलेबस वालों में जो असेसमेंट वाला चैप्टर होगा ना, उसके अंदर ये पॉइंट था। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू रिवाइज द असेसमेंट। याद करो, अगर डिपार्टमेंट वाले रिवीजन के अंदर जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट की रिवीजन किस सेक्शन के अंदर होती है? 263। अब जिन बच्चों ने अपील वाला चैप्टर रिवाइज किया होगा सेशन के अंदर ही, जो मैंने लाइव सेशन लिए थे, उसमें अपील के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था रिवीजन दो तरह की होती है, एक तो होता है असेसी, एक होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाली कहां पे होती है? 263। तो उसी की बात करें कि डिपार्टमेंट की जो रिवीजन होती है वो किस सेक्शन में होती है? 263 में होती है। उसके बाद जी, टैक्स प्लानिंग इज ऑनेस्ट एंड राइट अप्रोच टू अटेन द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन लॉ विद इट्स फ्रेमवर्क ओनली, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब ये टैक्स प्लानिंग का एक चैप्टर है। टैक्स प्लानिंग आपको मैंने क्लास में कई बार बोला, टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है भैया? गवर्नमेंट जो बेनिफिट दिया उसको यूज करके टैक्स बचाना। टैक्स इवेजन चोरी होती है। टैक्स अवॉइडेंस मींस क्या होता है कि जो लॉ में कमी है उसको यूज करके टैक्स कम करना। तो वो कहना चाह रहे हैं टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ये ऑब्जेक्टिव है। अनहेल्दी ग्रोथ ये तो मतलब ही नहीं है। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन ये भी ठीक है। इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, क्या टैक्स प्लानिंग से टैक्स बढ़ता है या कम होता है? कम होता है ना। तो ये जो है 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला अगला क्वेश्चन, ये ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस है, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस है। याद करो, एक चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसमें एक चैप्टर क्वेश्चन है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर ट्रांसफर प्राइसिंग का लो लगता है, बट कब लगता है? अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 20 करोड़ से ऊपर की होती है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम लिमिट थी 500 लाख की, तो अब कितनी लिमिट है? 20 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 20 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, तो जिनके एग्जाम में अब ये क्वेश्चन बनेगा तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की लिमिट अब 20 करोड़ रुपए है, अब लिमिट 5 करोड़ रुपए नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अगला एक क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 68 पे आओ जी। ये दोनों क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए हैं जी। अब इवन तीनों क्वेश्चन ही ना, अब जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं जी, न्यू सिलेबस वाले बच्चे जा सकते हैं, वो लाइक करके जाएंगे। अब ध्यान रखना, नालायकों के डिसलाइक करके भाग जाओ। बच्चा कह रहे हैं हमें क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए, हम तो डिसलाइक करके जाएंगे। और मेरे भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्यों नहीं आए? क्वेश्चन पहले रिवाइज तो करो उस चैप्टर को, ऐसे समझ में क्यों नहीं आएंगे? एक सिंपल सी बात एक बार में सोच के बताओ, अगर मैं एक एक क्वेश्चन पे लो एक्सप्लेन करने लग गया तो आप खुद सोचो एक दिन में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन करके आओगे फिर समझ में आ जाएंगे। और मेरे मेन इंटेंशन क्या है कि भैया जितने करेक्ट आंसर है ना आपको वो बताए जाए, ताकि अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो बच्चा सही आंसर करके आए, गलत ना करके आए। और ये सारे आंसर पुराने हैं तो उसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा ना। अब भैया रिवाइज कैसे होंगे? तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि हर क्वेश्चन को समझाने की, उम्मीद मेरी रहती है कि समझ में आ जाए सर, बट जितना मेरी तरफ से हो पाता देखो मैं वही करवा सकता हूं। अब अगर आपने रिवीजन ही नहीं की है और आप मुझे भला बुरा बोलो तो मेरे को भी दिक्कत होगी फिर। ठीक है ना। तो जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हम जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं, वो तीनों ही ओल्ड सिलेबस के हैं, न्यू सिलेबस के नहीं है। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों को टाटा, लव यू सो मच। लाइक करके जाना, ना लाइक को बच्चा कह रहा है मैं तो जान के डिसलाइक करके जाऊंगा। नहीं ऐसे मत करो यार, पाप चढ़ाएगा भगवान आपको, ध्यान रखना फिर। चलो री, अब फटाफट से ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें। ये क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का, और ये ट्रांसफर प्राइसिंग के हमारे सेशन चल रहे हैं। जितने बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे उनको पता हो, सीएस प्रोफेशनल में इंटरनेशनल टैक्स है, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने अभी रिवाइज कराया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 4 सेशन मेरे टीपी के हैं उसको रिवाइज कर लेना। और जब वो रिवाइज करोगे ना तो टीपी के जितने क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं 2 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएंगे। तो वो सेशन सीएस प्रोफेशनल के लिए थे, बट उसमें चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग का है, वो आपने जरूर रिवाइज करने हैं क्योंकि टीपी का चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है, न्यू सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस के अंदर है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, याद करो टीपी के चैप्टर में आपने एएलपी निकालने के जो आर्मलेंथ प्राइस होते हैं उसको निकालने के मेथड होते हैं, उसमें एक मेथड होता है रीसेल प्राइस मेथड, याद आ रहा है? रीसेल प्राइस मेथड। तो उसमें क्या होता है, जितना प्राइस बेस बनता है 5 लाख रुपए, उसमें ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसमें देखो दिया हुआ 30%, उसको आप माइनस करते हो। तो अगर मैं इसमें से जीपे माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3,50,000। फिर जो परचेज के टाइम पर खर्चे हैं वो माइनस करते हो, खर्चे देखो यहां पर दिए होंगे ये 10,000 रुपए, तो माइनस किया 3,40,000 रुपए, ये मेरा एएलपी निकल के आ गया। तो उसने मुझसे मांगा क्या है? एएलपी तो मांगा है। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या? गिरा हुआ क्वेश्चन है, प्राइस में से पहले जीपी माइनस किया, फिर बैलेंस में खर्चे माइनस किए, मेरा एएलपी निकल के आ गया। ये हमारा रीसेल प्राइस मेथड है। एक होता है कप मेथड, कप मेथड अलग है, ये क्वेश्चन रीसेल प्राइस मेथड का है क्योंकि देखो यहां पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने, हाँ जी, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं करवाई तो याद करो, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं कराई तो मैंने कहा था जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसका 2% पेनल्टी लगती है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 लाख है, उसका 2% कितना आएगा, 20 लाख रुपए। तो पेनल्टी कितनी आएगी, 20 लाख रुपए। ये हमारा आंसर आएगा। तो जितनी आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं कराई तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। वो कितना आएगा, 1000 का 2% कितना बनेगा, 20 लाख। तो पेनल्टी कितनी बनेगी, 20 लाख रुपए की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका, 20 लाख रुपए आंसर सही है। उसके बाद जी, एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एज पर किस किस पर बाइंडिंग होती है। तो भैया यहां पे उस रूलिंग पर और इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर और जो एप्लीकेंट होते हैं उस पर होती है। ऑल अदर पर्सन हैविंग, ना ना ना, एक बात सोच के बोला, अगर ट्रांजैक्शन मैंने की है तो इंडिया में जितने लोग ये ट्रांजैक्शन करेंगे क्या सब पर बाउंड हो जाएगी, नहीं भैया, मुझ पर ही तो बाउंडिंग होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 1 2 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे 70 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जी। ठीक है जी, तो अब जाके हमारा पेपर 2 सोल्व हो गया। इन सब क्वेश्चन में ऐसे डाउट मत पूछना, पहले सेशन पूरा दोबारा सुन लेना, स्पीड फास्ट करके सही सुन लेना, 100% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दो। मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं दोबारा समझा दूंगा, बट आप मुझसे कमिटमेंट करोगे कि पहली बार में नहीं पूछोगे, क्योंकि सर पहली बार में पूछोगे ना फिर टाइम वेस्ट होता है। फिर बाकी बच्चे कहते हैं तो क्वेश्चन इतना सिंपल था, पूछ क्यों लिया। तो एक बार पहले खुद करो, दूसरी बार खुद करो, दोस्त से पूछो, फिर भी नहीं हो रहा ना, फिर आप मुझसे पूछो। कमिटमेंट कर रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अब फिर पेपर नंबर 3 जो हमारा है, अब पेपर नंबर 3 हमारा अब यहां पे आएगा मेरे ख्याल से जून 16 का। ये लो जी, जून 16 का, ये हमें नेक्स्ट क्लास में करना है जी। तो इसके आंसर अब देखो बैठ के मुझे सारे रिवाइज करने पड़ेंगे, ये सारे अभी मुझे करने हैं, ये सारे मुझे रिवाइज करने हैं बैठ के। तो मैंने कहा ना सेशन सर आधे घंटे का नहीं होता, इसके पीछे 1.5 घंटे की मेहनत होती है। एक एक क्वेश्चन देखना पड़ता है कि कहां पर नया लो आया है, तब जाके फिर मैं यहां पे आता हूं। तो सर मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। ठीक है, तो मैंने नींद 4-5 घंटे ही कर रखी है कि चलो भाई जिनके एग्जाम अब आने वाले हैं कम से कम उनको मेरा बेनिफिट तो मिलेगा यार। वो बच्चे कम से कम वो नहीं कर पा रहे, मैं तो उन्हें करवा सकता हूं। अब अगर आप उसके बावजूद भी नहीं करोगे तो सर फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो एफर्ट्स पूरे लगाए जा रहे हैं, दिल से लगाए जा रहे हैं, शिद्दत से लगाए जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। और बाकी नहीं अच्छे लग रहे तो यार एफर्ट्स लग रहे हैं, पूरी जान तो लगा रहा हूं, बाकी क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और दोस्तों को बता दो भैया सेशन डेली बेस पे चल रहे हैं, 19 सेशन हो चुके हैं। बताओ 19 दिन हम लगातार से डेली शाम को 7 बजे, और कितने सेशन और आएंगे आप समझ सकते हो कितनी जबरदस्त तरीके से रिवीजन चल रही है। तो अगर आप नहीं बताओगे, आप खुद अटेंड ही नहीं करोगे ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। लाइक करके जाना, डिसलाइक करने वालों ने अपना काम कर दिया है, उनको भी लव यू सो मच। आप मुझे जब तक मोटिवेट करते रहोगे तब तक मैं और आगे बढ़ता रहूंगा। और भगवान का शुक्र है जो लोग मुझे प्यार करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो भगवान का शुक्र है कि वो मोटिवेट करने के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच यार।